डियर स्टूडेंट्स, फास्ट के टेस्ट में जो क्वेश्चंस रिपोर्ट हुए हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन में, वो मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फास्ट का टेस्ट देना है आने वाले डेट्स के अंदर, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि क्वेश्चन का पता होना इज़ वन थिंग, लेकिन उनको सॉल्व कैसे करना है दिस इज अनदर थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक रिपोर्टेड क्वेश्चन टेस्ट में है, ये ब्रैकेट जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉम्बिनेशन को, आप समझते हैं। तो इनफैक्ट अगर आप इसको देखें, लिखा हुआ है n कॉम्बिनेशन r प्लस n कॉम्बिनेशन r माइनस 1। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में ट्रिक सिखाता हूँ इन कॉम्बिनेशंस को ऐड करने का। एक बार यहाँ फिर आपको रिवाइज करवा दूँ, और ट्रिक इसमें मैं ये बताता होता हूँ कि देखें, सबसे पहला काम ये है कि अगर दो कॉम्बिनेशन ऐड हो रहे हैं और इन कॉम्बिनेशन में टोटल सेम है एंड इसमें सेम है और सिलेक्शन कंसेक्यूटिव है, जैसे आपको नजर आ रही है कि सिलेक्शन यहां पर कंसेक्यूटिव है, तो ट्रिक इसका मैं ये सिखाता होता हूं कि आपने टोटल के अंदर 1 प्लस कर देना है और सिलेक्शन लें जो बड़ी वाली है। अब इन दोनों में से बड़ी सिलेक्शन कौन सी है? एक आर है, एक आर माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली आर इसकी बड़ी सिलेक्शन बनती है। सो दिस इज वेरी इजी गोइंग, बजाय है कि आप पूरा कॉम्बिनेशन ओपन करते, फॉर्मूला अप्लाई करते, फिर अपना आंसर फाइंड आउट करते। तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से आप चलेंगे, इस ट्रिक के साथ चलेंगे तो डायरेक्टली अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। जो कंडीशन आपने याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि n सेम होना चाहिए, टोटल सेम होना चाहिए और r आपकी जो है वो कंसेक्यूटिव हो, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, यहां पर इस फॉर्म में क्वेश्चन टेस्ट में आया हुआ है कि 1/s+2t मल्टीप्लाइड बाय s+2t इज इक्वल टू 1। नो दिस इज अब वो पूछ आपसे क्या रहा है, वो आपसे ये पूछ रहा है स्टूडेंट्स के बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखी हुई हैं। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर को, हम इसको नंबर की फॉर्म में अगर ले लें, तो किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल के साथ और आंसर 1 आ जाए, और आप जानते हैं कि 1 क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, MI मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ होता है बेसिकली, ठीक है जी। अब इसके अंदर ये है कि जब ये सिचुएशन बन जाए तो इस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स आप क्या पढ़कर आए? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब आपने इसे कंफ्यूज नहीं करना, आप इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कुछ और होती है, वो ये होती है कि अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर वही नंबर आए, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं वो आपको पता है कि ए को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1/a के साथ, या 1/a को आप a से मल्टीप्लाई करें, एंड द आंसर इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट विच इज एक्चुअली 1 एंड ऑब्वियसली a इज नॉट इक्वल टू 0 इन दिस केस। ये बड़ा ऑब्वियस है। बाकी एडिटिव आइडेंटिटी और प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस को हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी यहां पर जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आपका आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनता है। नेक्स्ट आप देखें जी, क्वेश्चन है इंटरवल इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। आपको हमेशा समझाता हूं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल की जब भी बात करें तो आप क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। सो आप जानते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो फंक्शन क्या होता है? इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो फिर फंक्शन क्या होता है? डिक्रीजिंग, उस इंटरवल में डिक्रीजिंग। अब यहां पर बात हो रही है डिक्रीजिंग की, तो आपने क्या करना है? आपने इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें स्टूडेंट्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बन रहा है इसका? 6x + 6, क्योंकि बात वो कर रहा है डिक्रीजिंग की, तो आप इसे क्या करेंगे? लेस देन 0 करेंगे। यहां से आप फाइंड आउट कर लें तो x क्या आ जाएगा? -1 से लेस होगा। ऑप्शंस पे जाएंगे, इंटरवल देखें तो अल्फा इसका आंसर बनेगा कि इस तरह से अगर x -1 से लेस है -∞ तक, तो बेसिकली इसमें वो डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग के लिए आप समझते हैं कि आप उसको ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ऑप्शन में सम टाइम इस चीज को ऐसे भी लिखा होता है कि -∞ से -1, आप समझ सकते हैं ओपन इंटरवल बनेगा ये, -1 से लेस करेंगे तो -∞। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेंजेंट 2x। अब ये फॉर्मूला है डबल एंगल का। मैं हमेशा आपको समझाता हूं अपने लेक्चर्स में कि डबल एंगल फॉर्मूले sin 2x, cos 2x, टेंजेंट 2x, इनको जरूर याद रखें, ये टेस्ट में आते होते हैं। और साथ में ये भी बता दूं कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी टेस्ट में जरूर आती हैं, कभी sin 3x, कभी cos 3x, कभी टेंजेंट 3x, इनको जरूर याद रखें। जैसे कल के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन रिपोर्ट हुआ हुआ है कि टेंजेंट 2x जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला पता है दैट इज 2 tan x over 1 - टेंजेंट स्क्वायर x। ऑप्शन सारी देखनी होती हैं, बड़ा केयरफुली देखना होता है, ऑप्शन बड़ी क्लोज बनी होती हैं, आपको कंफ्यूज भी कर सकती हैं, तो आपने फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से याद करने हैं। कहीं पर प्लस डिनोमिनेटर में आ रहा है, कहीं पर 2 नहीं है, सो वेरी केयरफुल यू हैव टू सी द ऑप्शन। क्वेश्चन अगर सिंपल भी है तो ऑप्शंस के अंदर कहीं आप ट्रैप ना हो जाए, वहां पर मिस्टेक ना करें, यही बात आपको हमेशा मैं समझा रहा होता हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारे पास फंक्शन यहां पर दिया हुआ था टेस्ट में x² + 3 का स्क्वायर रूट। आपने रेंज बतानी इसकी, ठीक है जी। अब रेंज आपने बतानी, रेंज किसे कहते हैं? आउटपुट्स को। यानी यहां पर जब x की वैल्यू आप पुट कर रहे होंगे वो इनपुट होती हैं और वो डोमेन होती हैं, उस वैल्यू को पुट करने से जो आउटपुट निकलता है उसको हम रेंज कहते हैं। मैथमेटिकली आप इस बात को समझते हैं। करना आपने कैसे होता है, देखिए रेंज लिखने का बेसिकली जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम जब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू यहां से क्या प्रोड्यूस होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं क्या प्रोड्यूस होगी, और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बाद हम देखते हैं कि लार्जेस्ट ये इंक्रीज होके कहां तक जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, वहां तक हम इसको लेकर जाते हैं। रेंज आप इस तरीके से मेंशन कर रहे होते हैं, सबसे छोटी वैल्यू से आप स्टार्ट करते हैं। अब आपने जज करना है यहां पर कि सबसे छोटी वैल्यू यहां पर क्या निकल सकती है। एक बात तो आपको क्लियर है कि यहां पर लगा हुआ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से आपको नेगेटिव वैल्यू तो प्रोड्यूस नहीं होगी, स्क्वायर रूट में पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस होगी, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि नॉन नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब उनमें सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी उसको डिसाइड करना है आपने x के साथ। आप देखें x के ऊपर स्क्वायर है, आप यहां x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, स्क्वायर की वजह से सारी की सारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी। अब मैं आपसे कहता हूं x² पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव में सबसे छोटे अगर आप चलते हैं नंबर की तरफ, तो अगर आप x को यहां 0 पुट करें, x की जगह पर अगर आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो x² स्टूडेंट्स क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो समझा ये रहा हूं कि यहां पर सबसे छोटी वैल्यू जो इस x² की है वो 0 होगी, 0 से छोटी हो नहीं सकती क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है और स्क्वायर ने नेगेटिव वैल्यू तो प्रोड्यूस करनी नहीं है। फिर यहां से आपको समझ आती है कि अगर x² की सबसे छोटी वैल्यू 0 है तो 0 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर रूट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो पूरा रेडिकल है इसकी सबसे छोटी वैल्यू जो आपको मिलेगी स्टूडेंट्स वो बेसिकली क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि आपने देखना है रेंज कैलकुलेट करते वक्त कि सबसे छोटी वैल्यू यहां से क्या निकलेगी। रेंज शुरू ही आप स्मॉलेस्ट वैल्यू से करते हैं और फिर उसको आगे की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है जी। अब यहां पर क्या हो रहा है कि आपको समझ आ रही है कि इस केस के अंदर जो स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रोड्यूस हो सकती है वो है स्क्वायर रूट 3, और आगे की तरफ कहां जाएंगे स्टूडेंट्स, हम जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी। ब्रैकेट्स का ध्यान रखें, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट है, क्लोज इंटरवल है और यहां से ओपन इंटरवल है, ये बनेगी इसकी रेंज। अब आप देखिए ऑप्शंस के अंदर मैनी टाइम स्टूडेंट्स इसका आंसर अल्फा करते हैं, आई एम पुटिंग अ क्रॉस ओवर हेयर, तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा स्क्वायर रूट 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा ये तो था, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। जनरली स्पीकिंग अगर आप इसको एज अ शॉर्टकट याद करना चाहते हैं, एज अ ट्रिक अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो फिर इस फॉर्म को याद रख लें। याद रखें व्हेनेवर यू हैव दिस फॉर्म x² + a और इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट लगा लें और आप देखेंगे फंक्शन अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप याद रख लेंगे जब भी इसकी रेंज लिखनी होगी आप लोगों ने तो स्टूडेंट्स इसकी रेंज को ऐसे लिखें कि ये a जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट और पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो आप इसको एज अ ट्रिक भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ इस फॉर्म के लिए, जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये इसी फॉर्म को मैं बता रहा हूं, तो इसके लिए आप क्या कर रहे होंगे, स्क्वायर रूट a से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी याद रख सकते हैं। अब जरा इसमें कंडीशंस भी होती हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाते, एज अ कंडीशन हम ये भी याद रखते हैं कि इसमें a जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। बहरहाल ये एक इन्फॉर्मेशन है, इन जनरल अगर आप इसको देख लें तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो रेंज आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। सेट ऑफ इंटीजर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, सेट ऑफ इंटीजर जो है इसको z के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव और 0 सब कुछ इसमें आता है। यू नो दैट इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस में अलबत्ता नहीं होते। अब आपको याद रखना पड़ता है कि सेट ऑफ इंटीजर हमेशा ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। अच्छा अब ऑप्शन में एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी, बोथ ए एंड बी भी है। तो बाज़ अगर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो के इसको बोथ ए एंड बी करते तो याद रखें बोथ ए एंड बी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ ग्रुप बनेगा एडिशन के अंदर, अल्फा इसका आंसर है। और आपको मैं अगर ये रिकॉल करवा दूं कि ग्रुप बनने के लिए क्या था, ग्रुप बनने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप लोग चेक करते हैं वो क्या है, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन पे टिक लगा दिया, ये ट्रू होगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यानी क्लोज्ड है, नंबर 1। जब क्लोज्ड होता है तो फिर आप उससे क्या पढ़ कर आए, ग्रुपॉइड पढ़ कर आए, मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे तो उसको आप पढ़ कर आए सेमी ग्रुप। तो याद रखें कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स पे हमेशा होल्ड कर रही है, लिहाजा मैंने एक और टिक लगा दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, सो दिस बिकम्स सेमी ग्रुप।
थर्ड नंबर पे आप किसको देखते हैं, आइडेंटिटी को। तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो। और आप सबको पता है कि जो इंटीजर्स का सेट है इसमें जीरो शामिल होता है, इंक्लूड होता है, लिहाजा आइडेंटिटी एलिमेंट वहां मौजूद है तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। सो फिर थर्ड टिक भी लग गया। और जब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है स्टूडेंट्स, तो फिर आप उससे क्या पढ़कर आए हैं, फिर आप उससे कहते हैं मोनोइड। फाइनली लास्ट में आप क्या देख रहे होते हैं, इनवर्स देख रहे होते हैं। अब एडिशन में जब आपने इनवर्स को चेक करना है तो आप इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या है कि आप उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। और इसको आप कहते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो, इसका आंसर आता है। यहां से आप सब जानते हैं कि इंटीजर्स के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, +2 भी होता है, -2 भी होता है, +3 भी होता है, -3 भी होता है। तो हर नंबर का एडिटिव इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करता है। तो लिहाजा जो चौथी बात है, फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स वाली, वो भी होल्ड कर गई। तो स्टूडेंट जिसमें सारी बातें होल्ड कर जाती हैं, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती हैं इसी सीक्वेंस में, इसी तरतीब में, जो तरतीब मैंने बताई है कि पहले क्लोजर, फिर आपने देखना है एसोसिएटिव, फिर आपने देखना है उसमें आइडेंटिटी, और फिर देखना है आपने इनवर्स। जब इसी सीक्वेंस में सब प्रॉपर्टी होल्ड करें तो ये बन जाता है ग्रुप। यही क्वेश्चन था, मैंने आपको एक दफा रिकॉल करवा दिया कि जब कभी आपने ग्रुप को देखना है तो आपने इसी पैटर्न में चल रहा है। जिस जगह के ऊपर टिक फेल हो जाएगा, थर्ड स्टेप पे अगर टिक फेल हो जाएगा तो फिर पहली दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। पहली दो प्रॉपर्टी को होल्ड करने का मतलब ये होगा किसी और क्वेश्चन में कि वो फिर सेमी ग्रुप बनेगा। अगर किसी क्वेश्चन में फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, फोर्थ नहीं कर रही है, तो फिर वो थर्ड पे स्टॉप होकर क्या बन जाएगा, मोनोइड बन जाएगा। एंड यू नो दैट। सो फास्ट के टेस्ट में स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो हैं ग्रुप के टॉपिक्स में से जरूर आते रहते हैं। अभी आ भी गया, पहले दिन भी क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं कि एक दफा इसको मैंने आपको रिकॉल भी करवा दिया है, ठीक है जी। तो एडिशन इसका आंसर पहले बता चुका हूं। इस क्वेश्चन से आपने मोटिवेशन ये लेनी है कि यहां पर बात हो रही है इंटीजर्स की। अब आपने रियल नंबर को भी सोचना है, रिवाइज करना है, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी देखना है, आपने रैशनल नंबर्स को भी देखना है, होल नंबर को, नेचुरल नंबर्स को। एक दफा सारों को रिपीट कर लें, रिवाइज कर लें कि कौन कहां कहां ग्रुप बनता है, कौन एडिशन में है, कौन मल्टीप्लिकेशन में है, ताकि जब भी क्वेश्चन आए अगले दिनों में तो आप इसको केयरफुली कर सकें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आप देखें, टेस्ट में कल आया, फिर से वही बात है कि अब इंटीजर्स की बात कर, लेकिन इंटीजर्स में स्टूडेंट्स ने क्या कर दिया है, एक एलिमेंट निकाल दिया है, जीरो को निकाल दिया। अब वो कहता है इस ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, स्टेटमेंट ऐसी रिपोर्ट हुई है। याद रखें जब आप इंटीजर्स में से जीरो को निकाल देंगे स्टूडेंट्स तो फिर ये ग्रुप बनेगा ही नहीं। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब ग्रुप की बात करें तो इंटीजर ग्रुप किसमें है, एडिशन में। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। अब एडिशन में ग्रुप बनने के लिए मैंने आपको समझाया कि उसमें जीरो का होना जरूरी था, क्योंकि जीरो उसका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब जब आप जीरो को ही निकाल देंगे बीच में से, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को ही बीच में से निकाल देते हैं, तो जो थर्ड प्रॉपर्टी थी जो कि बड़ी जरूरी थी, मस्ट थी, वो तो खत्म हो जाएगी। जब थर्ड प्रॉपर्टी फेल हो गई है तो फोर्थ पे जाने की जरूरत ही नहीं होती। थर्ड प्रॉपर्टी फेल होगी तो फिर ये ग्रुप नहीं बन रहा। हाँ, ये क्या बन सकता है, जाहिर अगर आप इसको देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टीज पे होल्ड करेगी, ये ग्रुपॉइड बन जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो फिर ये सेमी ग्रुप बनेगा। तो सेमी ग्रुप तक की बात ठीक है, लेकिन उससे आगे चूंकि आइडेंटिटी एलिमेंट माइनस कर दिया क्वेश्चन में, वो निकल गया, तो लिहाजा अब ये एडिशन में ग्रुप नहीं बनने वाला। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में भी इसने ग्रुप नहीं बनना, अगर आप मल्टीप्लिकेशन का सोच रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब आप लेते हैं तो उसमें आप रेसिप्रोकल्स करते हैं। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो क्या इंटीजर्स में 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है, क्या इंटीजर्स में फ्रैक्शन होते हैं, नहीं होते हैं, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन में भी ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली इसमें से नॉट अ ग्रुप जो है वो इसका आंसर बनता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन रिपोर्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जी, इसके अंदर a - b इंटरसेक्शन b है। मैं हमेशा समझाता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सेट्स के अंदर तो कोशिश करें कि आप इसकी वेन डायग्राम बना लिया करें। चले वेन डायग्राम पे भी आएंगे, लेकिन थोड़ा लॉजिकली भी इसको सोच लें। आप ये कह रहे हैं कि a में से b को माइनस करें, यानी b के एलिमेंट्स जो हैं वो a में से आपने निकाल दिए। जब आपने a में से b के एलिमेंट निकाल जो दिए, तो बाद में जब आप b के एलिमेंट्स के साथ इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, मतलब कॉमन निकालना चाहते हैं, तो जब आपने एक चीज़ को निकाल दिया तो फिर आपको उसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा तो लॉजिकली आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो एम्प्टी सेट आने वाला है। तो डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुंच जाएं लॉजिकली सोचकर। अगर आपने वेन डायग्राम बनानी है, वी कैन डू दैट। अब उसमें आपके पास a सेट है और b सेट है, ठीक है जी। अब आप क्या करते हैं, आप पहले a - b फाइंड आउट करते हैं। a - b का मतलब है द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन a बट नॉट इन b।
इन दिस केस चूंकि मैंने डिसजॉइंट सेट्स लिए हैं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर नॉट प्रेजेंट इन बी, सो दिस मीन्स कि ए माइनस बी का जो आंसर मैं यहां से निकाल रहा हूं वो क्या निकाल रहा हूं, ए निकाल रहा हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, उसका इंटरसेक्शन करना है बी के साथ। अब चूंकि मैंने डिसजॉइंट सेट्स लिए हुए हैं तो डिसजॉइंट सेट्स के अंदर आप सबको पता है कि इसके साथ कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, डिसजॉइंट सेट्स हैं, सो द आंसर वुड बी एम्प्टी सेट। अगर आप इसको ओवरलैपिंग भी ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरलैपिंग लें तो भी आपका आंसर एम्प्टी सेट ही आना है, क्योंकि लॉजिकली बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ दीज। अब ये जो सारे नंबर आप देख रहे हैं आपने इनका सम कर लेना है, इसमें कोई ऐसा ट्रिकी बात नहीं जो आपको बताई जा सके, सिंपल एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, सो आप एडिशन करें, अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखें डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आपको 4 दिया हुआ है और आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी हुई, इस प्रॉपर्टी को रिकॉल करें कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लें तो स्टूडेंट्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी आपको याद होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है तो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 4। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी यू कैन आंसर द क्वेश्चन। इन द सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सो ऑर्डर आप जानते हैं, इसमें 1 रो है और कॉलम गिन लें, 1 2 3 4 कॉलम है, सो 1/4 इसका ऑर्डर बनेगा, चार्ली इसका आंसर है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको आप रो मैट्रिक्स भी कहते हैं, तो इस चीज को भी याद रखें। ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज 4, यानी डिटर्मिनेंट आपको 4 दिया हुआ है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इफ एनी 2 रोज आर इंटरचेंज। अब सिचुएशन ये है कि मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स वो आपको दिया हुआ है 4, उसकी वैल्यू 4 दी हुई है। अब वो कहते हैं कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो डिटर्मिनेंट है उसमें अगर आप 2 रोज को इंटरचेंज करें तो क्या होगा। अब प्रॉपर्टी फिर से आ गई है, आपको याद है कि प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के अंदर कि अगर आप 2 रोज को इंटरचेंज करते हैं तो फिर एक नेगेटिव साइन आपको लगाना पड़ता है, सो यू पुट अ नेगेटिव ओवर देयर, राइट। सो दिस मीन्स के अब क्योंकि उसने कह दिया है कि डिटर्मिनेंट 4 था, आप उसकी वैल्यू बताएं कि अगर आपने 2 रोज को इंटरचेंज किया है तो 2 रोज को इंटरचेंज करने के बाद बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, -4, डेल्टा इसका आंसर बन रहा होगा। तो अगेन ये क्वेश्चन भी कहां से आया, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे प्रीवियस क्वेश्चन भी कहां था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में। तो समझ ये आ रही कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को अच्छी तरह से आपने इसको रिवाइज कर लेना है। सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई हैं, इसको जरूर देखें। नेक्स्ट आप देखें इफ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये क्वेश्चन यूजुअली आपको मिलेगा मेरे लेक्चर्स के अंदर कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को इक्वल करें, तो आपने क्या करना है, यहां से m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सब जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सम ऑफ रूट्स को आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल करना है। सम क्या होता है, -b/a, यहां से -b/a करेंगे तो क्या बनेगा, 3 बनेगा, और प्रोडक्ट c/a करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, एक्चुअली m। तो वो जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में m की, बेसिकली वो क्या बन रही है, 3 बन रही है। ऑप्शंस में देखें तो बीटा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ये मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि अल्फा माइनस बीटा, अब अल्फा माइनस बीटा जो है ये डिफरेंस ऑफ रूट्स है, इसका ट्रिक मैं आपको सिखाता होता हूं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं कि डिफरेंस ऑफ रूट्स का ट्रिक क्या है। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू s² - 4p²। सो यू कैन डू लाइक दिस, एस इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट को। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम एस सम यहां से निकालेंगे, -b/a तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 8 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 64, 4p प्रोडक्ट क्या होता है, c/a करेंगे यहां से तो बनेगा 16 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64। अब सिचुएशन ये बन गई कि बन गया 0, लेकिन ये है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। हमें क्या करना था, हमें अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप यहाँ स्क्वायर भी ले लेंगे, यहां पर भी स्क्वायर करेंगे तो अल्टीमेटली 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो ऑप्शन में आप देखें अल्फा इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। टेस्ट में क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी वेज कैन 7 पर्सन्स बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, और सिचुएशन क्या है कि 2 इंसिस्ट, 2 लोग ऐसे हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं ऑन सिटिंग टुगेदर, कि उन्होंने इकट्ठे बैठना है। अब ये बात बहुत ज्यादा मैं अपने लेक्चर्स में आप लोगों को बता रहा होता हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा होता हूँ कि इसमें आपने करना क्या होता है कि राउंड टेबल की बात कर रहा है तो राउंड टेबल में आपको पता है कि हमेशा हमने 1 ऑब्जेक्ट को, 1 एलिमेंट को फिक्स करना होता है। अब सिचुएशन यहां पर यह है कि 7 पर्सन्स तो हैं,
लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो इकट्ठा बैठने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा समझाता हूं कि फिर आपने उन दोनों को फिक्स कर देना। जब दोनों को फिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, 7 - 1 आप करते होते हैं, ये स्पेशल केस है, यहां पर आप क्या करेंगे 2 और इसका फैक्टोरियल। याद रखें इसका आंसर नहीं है, अगर आप यहां तक जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब जिन दो लोगों को हमने फिक्स किया हुआ है उनको फिक्स करने के भी दो तरीके होते हैं, जैसे मैं अक्सर आपको समझाता हूं, पर्सन 1 के साथ पर्सन 2 कर लें या पर्सन 2 के साथ पर्सन 1 कर लें, तो ये दोनों जो हैं वो डिफरेंट तरीके होते हैं, दो तरीके हैं दो लोगों को फिक्स करने के, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि एक्चुअली आपने क्या करना है, इसको 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर टेस्ट में क्वेश्चन आता है जहां पर वो कहता है कि 3 पर्सन इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, तो फिर आप क्या करते हैं, आप 7 में से 3 को माइनस करते हैं, लेकिन वो आंसर नहीं बनेगा जब तक आप यहां पर नहीं क्या करेंगे, उसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने लोग हैं, जितने आपने फिक्स किए हैं, जिनको इकट्ठा बिठाना है, उतने फैक्टोरियल से आपने मल्टीप्लाई करना हो। तो होप दिस इज क्लियर। अब ये क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। डिपेंड करता है ऑप्शन में कि उसने ऐसी ऑप्शन दी है या सॉल्व किया है। अगर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये 120 इंटू 2, तो फिर 240 है। अगर ये ऑप्शन है तो इसको कर दें, ये ऑप्शन है तो इसे करें। इस वक्त जो ऑप्शन आपको यहां नजर आ रही है डेल्टा, इसका आंसर बनेगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट आप देखें, इफ कॉज अल्फा 1/2 है तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉज अल्फा बाय 2। अब क्योंकि यहां पर वैल्यू 1/2 जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू कैलकुलेट है, तो मैं इसे कैसे कर रहा हूं, मैं यहां से अगर अल्फा फाइंड आउट करूंगा स्टूडेंट्स, तो बनेगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 और वो बराबर किसके होता है, 60 डिग्री के, ठीक है जी, क्योंकि ये वैल्यू आसान है। अगर यहां पर थोड़ी सी एम्बिगुअस वैल्यू होती तो फिर कॉज अल्फा बाई 2 के लिए आप हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते, फिर वो दूसरा हमारा तरीका बनता, क्योंकि इतनी ट्रिकी वैल्यू नहीं है। अब आपने कॉज अल्फा बाई 2 निकालना है, तो कॉज अल्फा बाई 2 क्या बनेगा, अल्फा है 60 डिग्री, अल्फा बाई 2 करेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा 60 डिग्री बाई 2, और ये बनेगा cos ऑफ 30, एंड यू नो cos ऑफ 30 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। ऑप्शंस में आएंगे तो बीटा इसका आंसर बनेगा। फिर बता रहा हूं कि हाफ एंगल नहीं लगाया क्योंकि यहां पर वैल्यू सिंपल थी। अगर यहां वैल्यू 1/3 कर देंगे तो 1/3 के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हाफ एंगल यूज करना पड़ेगा, और हाफ एंगल आपको पता है क्या है, दैट इज cos अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉज ऑफ अल्फा बाई 2, और उसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्क्वायर रूट, पॉजिटिव नेगेटिव भी साथ लगा लें। तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू, राइट। अभी इसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट आप देखें पीरियड। हमेशा समझाता हूं अपने लेक्चर्स में कि पीरियड का क्वेश्चन आना ही आना होता है टेस्ट में, नस्ट में भी आता है, फास्ट में भी आता है, जीआईके में जाएं पास, पीरियड आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिक हमेशा आपको समझाता हूं, फिर एक दफा रिवाइज करवा देता हूं। तरीका उसका ये होता है कि फंक्शन यहां पर कौन सा है, टेंजेंट, तो पहले रिकॉल करेंगे टेंजेंट का नॉर्मल पीरियड आपने क्या पढ़ा हुआ है, पाई। फिर मैं हमेशा आपको बताता हूं कि x को देखा करें कि x के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नॉर्मल पीरियड को उसको क्या कर देंगे, डिवाइड, और अगर x के साथ अगर x किसी नंबर पर डिवाइड हो रहा है तो नॉर्मल पीरियड को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ट्रिक होता है, इसका आंसर आ चुका हुआ है। बाकी +3 का हमने कुछ नहीं करना, 5 कुछ नहीं करना, ऑप्शन पे जाएं तो π/4 चार्ली इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट आते हैं जी, इन अ ट्राइंगल ABC, एक साइड B है 12, C है 6, अल्फा दिया 45, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताएं। अब बात ये कि आपको पता है कि जब दो साइड हों और उनके दरमियान एंगल आपको गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला दिस इज बेसिकली 2 साइड्स, द साइड्स आर एक्चुअली BC और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब बी और सी में जो एंगल बनता है यूजुअली आप उसको अल्फा कह दें या ए कह दें, जो भी सिंबॉलिकली यूज करें, वैल्यू पुट कर दें। बी की वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में है 12, सी की वैल्यू है 6 और अल्फा है यहां पर आपके पास 45 डिग्री। मैं हमेशा समझाता हूं कि चूंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं एक एक स्टेप करके आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। जब आप क्वेश्चन करें तो आपने इतने स्टेप नहीं करने होते स्क्रैच वर्ड के अंदर, आप डायरेक्ट कैलकुलेशन किया करें, ठीक है जी। अब यहां पर क्या बनेगा, आप इसे कैंसिल करेंगे तो बनेगा 36 और 45 डिग्री जो है 1/2 स्क्वायर रूट। अब आप ऑप्शंस पे जाएं तो ये वाली ऑप्शन कहीं पर नजर नहीं आ रही और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नन ऑफ दीज के ऊपर जंप करेंगे। यही बात मैं हर रोज आपको समझाता हूं कि टेस्ट में नन ऑफ दीज डेंजरस ऑप्शन होती है, एकदम उस पर ना जाया करें, पहले देख लें कि इसको सिंप्लीफाई करके क्या इसमें से कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो आप देखेंगे टेस्ट में ऐसे ही वो करता है कंफ्यूज करने के लिए। अब 36 का मतलब क्या है, 18 × 2, और आप सब जानते हैं कि 2/2 स्क्वायर रूट इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप देखें ऑप्शन में कुछ पड़ा हुआ है, चार्लीस का आंसर बन रहा है। सो ये बात मैं आपको डेली समझा रहा होता हूं अपने क्लासेस के अंदर कि डायरेक्ट नन ऑफ दिस पे ना जाएं,
चारों ऑप्शंस को पढ़ा करें, केयरफुली देखा करें, बाज़ औक़ात आंसर उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसने रखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। कॉस थीटा आपको दिया 1/2 स्क्वायर थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है जी। आपने साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब अगेन अगर आप यहां देखें तो ये जो वैल्यू है दिस इज सिंपल, अदरवाइज अगर ये सिंपल ना होती तो फिर मैं ट्राइंगल के शॉर्टकट के साथ आपको करवाता। अभी फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूं कि चलें जी, यहां से अगर आप थीटा निकालते हैं कॉज इनवर्स ऑफ 1/2 स्क्वायर रूट, तो स्ट्रेट अवे जो आपके माइंड में बात आती है वो क्या आती है, 45 डिग्री। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि थीटा कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप थीटा लेके जाना चाहते हैं स्टूडेंट, तो फिर क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस करेंगे 45 डिग्री को, और ये बेसिकली क्या बन रहा होगा, 315 डिग्री। तो ये मेरे पास थीटा नहीं, मुझे क्या निकालना है, साइन की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा बेसिकली क्या बनेगा, साइन 315 डिग्री, और ये बेसिकली क्या बनेगा, -1/2 स्क्वायर रूट। ये तो मैंने प्रॉपरली आपको कैलकुलेट कर दिया। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच के साथ चलें तो डायरेक्ट अप्रोच ये बनती है कि यहां से कॉस थीटा 1/2 स्क्वायर रूट है, थीटा आपने क्या निकाला, 45 डिग्री निकाला। आप एक काम करें, आप इसी 45 डिग्री को यहां पुट कर दें, तो साइन 45 डिग्री क्या बनेगा, 1/2 स्क्वायर रूट। अब आपने करना क्या, अब क्योंकि बात कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या होगा, नेगेटिव, जस्ट पुट अ नेगेटिव ओवर देयर। तो आप देखिए मैंने वही आंसर निकाला है। सो प्रॉपरली भी कैलकुलेट करके आपको दे दिया है, लेकिन ये है कि आप इसको डायरेक्ट भी उस तरीके से कर सकते हैं, और अगर यहां पर वैल्यू कोई एम्बिगुअस आ जाती, यानी इजी टू कैलकुलेट ना होती, फिर मैं ट्राइंगल के शॉर्टकट के साथ जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बनाता, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस आती, राइट एंगल ट्राइंगल बनती, फिथागोरस थ्योरम से आप थर्ड साइड फाइंड आउट करते, फिर साइन की वैल्यू निकालते। तो नोट कर लें कि चूंकि वैल्यू सिंपल थी तो मैंने एंगल निकाल दिया, अदरवाइज ट्राइंगल के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, साइन 150 डिग्री। अब इसकी वैल्यू यहां तो आपको जुबानी याद होनी चाहिए, मैं हमेशा समझाता हूं कि ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल टेस्ट में आ जाता है और आ भी गया है। यहां आप अगर इसकी वैल्यू नहीं जानते तो फिर आप इसको ब्रेक कर लें, इसको एलाइड एंगल बनाएं, 90 + 60 डिग्री कर लें। अब ये मैंने क्या बना दिया है, एलाइड एंगल। आप सब जानते हैं कि 90 की वजह से साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉज में, एंगल 60 डिग्री आ जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में पॉजिटिव होगा। सो फाइनली कॉस 60 बराबर किसकी होता है, 1/2 के। सो बीटा इसका आंसर बनेगा। लेकिन कोशिश करें कि इनको डायरेक्ट करने की हैबिट बनाएं। नेक्स्ट उसमें ये है कि द डेरिवेटिव ऑफ a⁻x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये टेस्ट में जरूर आता है, ये मैं क्लासेस में बताता हूं आपको। इस फॉर्म में आए, किसी और फॉर्म में आए, फास्ट में आए, नस्ट में, जरूर आने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब फिलहाल तो यहां पर जो रिपोर्टेड क्वेश्चन है वो a⁻x है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सिंपल है। आप सबको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a⁻x एज इट इज x पावर डेरिवेटिव 1 और ln ऑफ a, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ऑप्शंस को देखें, कंफ्यूज नहीं करना। कुछ लोग इसमें बीटा ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, वो बेसिकली उसकी इंटीग्रेशन दी हुई है, तो हमने डेरिवेटिव बताना है, ठीक है। लेकिन याद रखें ऐसी डिफरेंट फॉर्म्स बनती है और डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे क्वेश्चन जरूर टेस्ट में आ रहा होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू। अब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ये हमेशा जो है वो किस में है, एडिशन के अंदर जो है वो ग्रुप बन रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें जी, इंटीग्रेशन में से आ गया क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में दो रूल्स बेसिकली चल रहे होते हैं जो क्लासेस में भी आपको बताए हुए हैं। अब उसमें से आप देखेंगे सबसे पहली बात आपको ये समझ आती है कि इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप ये कर लें कि इसको आप शिफ्ट कर लें न्यूमरेटर के अंदर। जब आप इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो ये बनेगा 4x - 3 रेज टू पावर क्या हो जाएगा, -1/29। ये क्वेश्चन की फॉर्म बन गई। और जो 1/3 कांस्टेंट आप देख रहे हैं, चूंकि इसका कोई काम यहां पर नहीं है तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। अब रूल आप सबको पता है कि विदाउट पावर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, विदाउट पावर। अब आप देखें कि विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, 4 बनता है। तो हम एक काम करते हैं, हम 4 के साथ यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ फिर यहां पर डिवाइड भी करना पड़ेगा। जब आप ये काम कर लेते हैं तो फिर आप देखते हैं कि विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा हुआ है। सो अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है 1/12। रूल आपको याद है कि आप पावर के अंदर क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। जब पावर में आप 1 को ऐड करेंगे तो 4x - 3 रेज टू पावर -1/29 + 1। और स्टूडेंट इसी के साथ आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, बेसिकली क्या बनेगी, 28/29, ये डिनोमिनेटर में आ गया।
स्टूडेंट इंटीग्रेशन हो चुकी हुई है, अब सिंप्लीफिकेशन है जो आपने करनी है। अब सिंप्लीफिकेशन में आप जाएंगे, चूंकि यहाँ पर आंसर आप देख रहे हैं 1/12 सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये क्या बनेगा 4x-3, इसकी पावर अगेन क्या बनेगी 28/29 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो बनेगा 29/28। सो दैट्स ऑल। अब आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, सो यू विल गेट योर आंसर। अल्फा इसका आंसर बन रहा है 29 है, 4x-3 है, 28/9 है, प्लस सी ऑब्वियस है वहां पर होगा, और 336 इनको मल्टीप्लाई करने से बनेगा। तो इंटीग्रेशन में से क्वेश्चन है, सिर्फ आपने रूल अप्लाई करना है कि विदाउट पावर आपने उसका डेरिवेटिव बनाना है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। नेक्स्ट आप देखें जी, लिमिट का क्वेश्चन आ गया। लिमिट के बारे में हमेशा आपको अपनी क्लासेस में क्या समझाता हूं कि डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। जब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो cos 0 1 1 -1 0 और sin 0 0 0 का स्क्वायर 0 तो 0/0 फॉर्म बन रही, राइट। अब मैं इसका ट्रिक आपको हमेशा क्या समझाता हूं, डेरिवेटिव का, ठीक है जी। तो वो ट्रिक देखें जो बता रहा होता हूं, वो सारे फिर क्वेश्चन भी टेस्ट में आ रहे होते हैं। सो व्हाट वी डू ओवर हेयर कि लिमिट x गोज टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x का डेरिवेटिव sin x और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sin x इंटू cos x, ठीक है जी। साइन साइन कैंसिल कर दें, बाकी जो बच गया उस पर लिमिट अप्लाई करें। यहां लिमिट अप्लाई करें, cos 0 क्या होगा 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 1/2। ऑप्शंस पे आप देखेंगे तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन लिमिट का आ गया। अब यहां पर आप चाहें तो इस पर लिमिट अप्लाई करके देखें, 0/0 फॉर्म बन रही है। इफ यू वांट तो आप इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर तरीका क्या है कि आप चूंकि थ्योरम पढ़ चुके हुए हैं कि लिमिट x गोज टू 0 sin x ओवर x इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। इसमें कंडीशन आपने क्या पढ़ी हुई है कि एक तो ये दोनों टर्म्स यानी एंगल और x क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दूसरी बात, एंगल किस में होना चाहिए, रेडियंस में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से 0/0 फॉर्म बननी चाहिए। जैसे भी मैंने कंफर्म आपको किया कि अगर आप x को यहाँ 5 पुट करेंगे, sin 0 0, नीचे भी क्या आ जाएगी 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। ये बनेगी तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर क्या बनेगा 1 बनेगा। सो अल्फा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन आपने करनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, रूल आपको पता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, और फिर आपको पता है कि आप क्या करते होते हैं, इसकी पावर के डेरिवेटिव को डिवाइड करते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू टी आप कर रहे हैं तो 2t का डेरिवेटिव 2 बनेगा और प्लस c कांस्टेंट लग जाएगा। सो लेट्स सी द ऑप्शन, 40 का आंसर बन रहा है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अ पॉइंट कट्स द जॉइन ऑफ a एंड b इन द रेशियो 2:1 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब आप देखें कि रेशियो फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है, तो सिचुएशन आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर आप पास एक पॉइंट है, मैं रफली बना रहा हूँ, विच इज़ 1 and -3, और एक पॉइंट है b विच इज़ अगेन 2 and 4। तो एक पॉइंट ऐसा है यहाँ पर, कुछ भी उसका नाम रख लें c, वो डिवाइड कर रहा है इस जॉइन को इन द रेशियो 2:1 जो कि क्वेश्चन में गिवन सिचुएशन है। आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट निकालना है। आपको रेशियो फॉर्मूला रिकॉल करवाता हूं। तो रेशियो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसका नाम रख लेते हैं K1 और इस रेशियो का नाम रख लेते हैं K2, डिपेंड करता है, आप जैसे मर्जी रख लें। तो रेशियो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स के K1 इंटू x2 प्लस K2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, और फिर y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए K1 रेशियो इंटू Y2 प्लस K2 रेशियो इंटू Y1 ओवर सम ऑफ रेशियोज, राइट। यू जस्ट हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर मैं इसको अप्लाई करूं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो मुझे क्या करना है, इस रेशियो को सामने वाले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस इस रेशियो को मल्टीप्लाई करें सामने वाले x के साथ 1, और फिर इन रेशियोज को सम कर लें तो क्या बन जाएगा बेसिकली 3। ये बन रहा है 5/3। अच्छा, हमेशा आपको समझाता हूं कि 5/3 अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ एक ऑप्शन है जहां 5/3x लिखा हुआ है, लिहाजा अगर मैं इसको आगे ना भी कैलकुलेट करूं तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। प्रैक्टिस के लिए मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक्चुअली नहीं करना चाहिए, टाइम बचाना आपने। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट के लिए इस रेशियो को सामने वाले y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इस रेशियो को सामने वाले y से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें रेशियो के सम के ऊपर। सो नाउ यू कैन सी दैट वी आर हैविंग 5/3, और ये भी क्या बन रहा है 5/3। सो अल्फा इसका आंसर है, जो कि पहले भी बता चुका हूं। तो रेशियो फॉर्मूले के साथ टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरनल डिवीजन के ऊपर आपने इसको फॉर्मूले से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आप देखें, द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन।
अब ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं, और इनके इससे हमेशा जो प्रोड्यूस होता है क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन से, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, उन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दरमियान आपने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसका जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है डायरेक्ट फाइंड आउट करने का, वो मैं रिवाइज करवा दूं, दैट इज टेंजेंट थीटा। थीटा अगर फर्ज कर लो उस एंगल का नाम है, तो 2h² माइनस AB स्क्वायर रूट ओवर a प्लस बी, दिस इज द फॉर्मूला। मैं आपको हमेशा क्लासेस में समझाता हूं कि तीन बातें यहां पर आप देखते हैं। ए क्या है जी, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसे कहते हैं ए। दूसरी बात बी क्या है, जो वाई स्क्वायर कॉफिशिएंट है इसे कहते हैं बी। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें यह है, इंपॉर्टेंट ये कि एच आपको कहां से मिलता है, ये जो एच आपको नजर आ रहा है। तो मैं हमेशा समझाता हूं कि प्रोडक्ट टर्म, ये प्रोडक्ट टर्म है, प्रोडक्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है, इसको अगर आप हाफ करें स्टूडेंट्स तो एच मिलेगा। सो यहां पर एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12, यू नो दैट। सो ये ए बी और एच हमेशा आपको समझा रहा होता हूं कि यही सारी वैल्यू आपको रिक्वायर्ड होती हैं। अब आप यहां पुट कर देंगे तो बेसिकली कैलकुलेशन आपने करनी, एच की जगह पे -12 तो 144 बन जाएगा उसका स्क्वायर। ए और बी, ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 9 है, तो जब आप इसको करेंगे तो क्या बनेगा, -9। फिर आपने क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी करेंगे, फिर से 1 + 9 तो क्या बनेगा, 10। अब आप देखें कि बेसिकली आपने एंगल फाइंड आउट करना था। एंगल जो आपने फाइंड आउट करना है उसके लिए आप टेंजेंट को उधर शिफ्ट कर देंगे, थीटा निकालना है आपने। ठीक है, अब जरूरी नहीं होता कि इसको पूरा कैलकुलेट करना है। टेस्ट में आप देखें जो ऑप्शन आई है वो इसी फॉर्म में आई हुई है, tan इनवर्स की फॉर्म में आई हुई। अब आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 144 में से 9 माइनस करेंगे तो दैट इज 135 एक्चुअली, और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और ये 10 है। स्टूडेंट्स अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप इसको इससे कैंसिल कर लें, यहाँ 5 आ जाएगा, 135 की फिर फैक्टराइजेशन कर लें तो देखें बीटा इसका यहाँ से कैलकुलेट करके आंसर बनेगा, डिनोमिनेटर में 5 वैसे ही आ जाएगा। ये बेसिकली क्या बने, 9 × 15 बन रहा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखें आप 9 × 15, तो 9 बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, 3 और 15 अंदर रह जाएगा। सो इसी तरह टेस्ट में ऑप्शन आई हैं कि टेंजेंट इनवर्स की फॉर्म में उसने पूछा हुआ है। असल चीज आपको याद रहेगी कि ये फॉर्मूला है जो आपने यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर, राइट। नेक्स्ट आप आए, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अब 2 पॉइंट से लाइन पास करे, स्लोप निकालने का फॉर्मूला आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं अगर आपको फॉर्मूला सिर्फ रिवाइज इसका करवा देता हूं, तो फॉर्मूले के साथ अगर आप जाएंगे, आप सबको इसका फॉर्मूला आता है y2 - y1 स्लोप निकालने के लिए। तो y2 - y1 ओवर x2 - x1। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट कर लें फॉर्मूले में, तो बीटा इसका आंसर जो है आपको यहां से मिल जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। जी कॉनिक में से क्वेश्चन आया टेस्ट में, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ऑफ दिस वन। अब ये मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि ये इक्वेशन आइडेंटिफाई करें कि इक्वेशन कौन सी है, एलिप्स की। पता चल रहा है आपको, एक्स पे भी स्क्वायर है, वाई पे भी स्क्वायर है, और कॉफिशिएंट दोनों के डिफरेंट हैं, साइन सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव लेकिन कॉफिशिएंट डिफरेंट है। 1/25 1 कॉफिशिएंट सेम हो तो सर्कल बन जाता है। अभी ये एलिप्स बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात मैं हमेशा आपको समझाता हूं, ये कौन सा एलिप्स बना हुआ है आइडेंटिफाई करें। अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट वाई एक्सिस है, तो उसका आसान तरीका हमेशा आपको समझाता हूं कि देखें बड़ी वैल्यू किसके डिनोमिनेटर में आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है एक्स के डिनोमिनेटर में। एक्स के डिनोमिनेटर बड़ी वैल्यू है तो उसका मतलब ये एलिप्स जो है वो बन रहा है स्टूडेंट अबाउट एक्स एक्सिस। याद रखें, जब तक आप ये डिसीजन नहीं कर लेते जो मैं करके आपको दिखा रहा हूं, तब तक क्वेश्चन का सही आंसर आपको नहीं मिलना। तो शेप डिसाइड करना, कॉनिक को आइडेंटिफाई करना, ये पहले स्टेप होते हैं जो 2 सेकंड में काम हो जाता है। अपने माइंड में आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, एलिप्स बन गया, अबाउट एक्स एक्सिस बन गया, बड़ी वैल्यू की समझ आ गई। और बड़ी वैल्यू को मैं हमेशा बताता हूं क्या होता है, ए स्क्वायर, छोटी वैल्यू जो है फिर हम उसको क्या कहते होते हैं, बी स्क्वायर। डायरेक्ट्रिसिस की जो इक्वेशन आपने निकालनी है, बेसिकली उसका फॉर्मूला, अब चूंकि अबाउट एक्स एक्सिस है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। फिर इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमेशा बताता हूं, उसको हम यूज करेंगे। वो ये है कि सी जो है ये बराबर होता है स्टूडेंट्स, सी इज इक्वल्स टू ए ई, यू नो दैट, ठीक है जी। अगर आप इसको यहां अप्लाई करेंगे तो बनेगा ए ई ओवर ई स्क्वायर। तो फाइनली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप यूज करें एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ओवर ई, दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज, ठीक है जी। अभी मैंने आपको समझा दिया कि ए आपके पास तो क्वेश्चन में है और ए स्क्वायर 25 है, तो ए की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, +-5, यानी ए को आप पॉजिटिव 5 उठा लें। ई कहां से आएगा, अब ई के बारे में आप सब जानते हैं ये क्वेश्चन निकालने के लिए कि ई बेसिकली बराबर होता है सी ओवर ए के, राइट। तो यहां से आपने क्या करना है कि सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़नी है।
अब c की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे तो एलिप्स में आप जानते हैं कि c बेसिकली क्या होता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो व्हाट इज a स्क्वायर इन द क्वेश्चन स्टूडेंट्स 25, b स्क्वायर आपके पास क्वेश्चन में क्या है 9, सो दिस इज गोइंग टू बी बेसिकली 16। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 4। सो फाइनली आप यहां पर आ जाते हैं, c ओवर a आप करें, c आप यहां से पिक कर लें, पॉजिटिव लेना आपने, और a ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन में है, ये इसको पॉजिटिव पिक कर लें तो बनेगा 4/5। एक्चुअली आप ये फाइंड आउट कर रहे हैं, लिहाजा आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो प्लस माइनस a की जगह पर आपके पास वैल्यू क्या है 5, और e अभी मैंने कैलकुलेट करके दिया आपको 4/5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बनेगा 5 इंटू 5/4 विच इज एक्चुअली प्लस माइनस 25/4। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग ओवर हियर, अल्फा इसका आंसर बन रहा है, यानी x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 25/4 है। सो व्हाट यू हैव सीन ओवर हियर कि मैंने एक दफा आपको रिवाइज करवा दिया दोबारा से कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर इस क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएं कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस के लिए पहले आपने इसको आइडेंटिफाई किया कि एलिप्स है, अबाउट एक्स एक्सिस है, a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, फिर आप क्या करेंगे जी c स्क्वायर निकाल लें, ये डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मैंने किया, जब सिंप्लीफाई किया तो इसकी ये वाली फॉर्म बन गई। इन एनी केस यू हैव टू फाइंड ई, एसेंट्रिसिटी आपको निकालनी पड़नी है, तो एसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है c ओवर a, वो भी इसके अंदर आपका रिवाइज हो गया, दैट बिकम्स 4/5, और जब आप वैल्यू यहां पुट करेंगे तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टेस्ट में आया हुआ है। अब डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन उसने पूछी, एलिप्स की, हाइपरबोला की भी आ सकती है, पैराबोला की भी आ सकती है, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस वन, अगेन क्वेश्चन आया टेस्ट में, कल के दिन में ही डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बताएं आप। अब पहले तो इसको आइडेंटिफाई करें, मैं हमेशा समझाता हूं कि एक वेरिएबल पर स्क्वायर हो, x पे हो, y पे ना हो, y पे हो, x पे ना हो, तो हमेशा ये क्या बनता है पैराबोला। एक वेरिएबल पर अगर स्क्वायर है तो पैरा, फिर x के ऊपर स्क्वायर हो तो अप होगा या डाउन होगा, पॉजिटिव है तो कहां पर होगा, अप होगा, यानी ये इसकी शेप बन रही होगी, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये कहां पर ओपन हो रहा है, अपवर्ड्स। अब ये वो डिसीजंस हैं जो हमेशा समझाता हूं कि विद इन योर माइंड, विद इन 1 सेकंड 2 सेकंड आपने करने हैं कि पैराबोला है, ओपन अप है। अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है इसके अंदर कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताना आपने। अब जो पैराबोला स्टूडेंट्स अपवर्ड ओपन होता है उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है जो आपने पढ़ रखी है, दैट इज y इज इक्वल्स टू -a, ठीक है। अब बात ये होगी कि आपको a निकालना है। a कैसे निकालते हैं पैराबोला में, इस 8 को आप इक्वल करते हैं हमेशा, जो भी यहां नंबर है 4a के, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, दैट्स ऑल। आंसर आपको मिल गया y इज इक्वल्स टू -2। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। ऑप्शन में आप देखेंगे तो चार्ली इसका आंसर है। दिस मींस कि डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन, इस पे 2 क्वेश्चन कल के टेस्ट में आ गए हैं, सो देखें आगे मजीद भी इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी कॉनिक सेक्शन में से है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, और पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब मैं हमेशा समझाता हूं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन याद रखें, ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, सर्कल की है? नहीं जी, सर्कल में क्या होती है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा। अगर दोनों के a सेम हो जाएं या b सेम हो जाएं तो सर्कल की बनेगी, डिफरेंट सर्कल नहीं बनेगा। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन के राइट साइड पे ओपन होगा तो x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 आप पढ़ते होते हैं। हाँ जी, इलिप्स की बनेगी एग्जैक्टली, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन बनती है, हाइपरबोला की भी नहीं बनती। सो इनको आपने याद रखना होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं जी, i डॉट j क्रॉस के। क्वेश्चन सिंपल है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, मैं हमेशा समझाता हूं कि याद रखें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें आपने पहले हमेशा क्रॉस करना है, पहले हमेशा क्रॉस करना है। अगर आपने पहले डॉट किया तो गलत है, ठीक है जी। अब जिन बच्चों ने यहां पर डॉट किया i डॉट j 0 और 0 को k के साथ क्रॉस करके 0 आंसर निकाला है, वो गलत आंसर है, ये मिस्टेक नहीं करनी, कॉन्सेप्चुअली गलत है। जब आप 2 वेक्टर्स की डॉट लेंगे स्केलर क्वांटिटी आएगी। अब स्केलर की क्रॉस वेक्टर के साथ पॉसिबल नहीं होती, तो क्रॉस हमेशा 2 वेक्टर्स के दरमियान होती है, इसलिए कहता हूं कि पहले क्रॉस करनी है। अब जब आप j क्रॉस k करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलेगा, बेसिकली i। अब i क्या है, वेक्टर, तो वेक्टर की वेक्टर से डॉट i क्या बनता है 1, तो अल्फा इसका आंसर है। सो जो मिस्टेक है वो बता दी है कि पहले आपने क्रॉस करना है फिर डॉट करना है, पहले डॉट नहीं करना। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं जी, हमारे पास a वेक्टर दिया, b वेक्टर दिया हुआ, और ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल किसे कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आपको पता है कि जब वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो स्टूडेंट्स उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0 होती है।
आपने क्या करना है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, डॉट निकालें इसमें, आई की डॉट आई के साथ 6 बनेगी, जे की डॉट जे के साथ ज़ाहिर है टी हो जाएगा, और के की डॉट के साथ -4। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 2 आ जाएगी, इनफैक्ट ये बन जाएगी -2। तो ऑप्शंस पे आप जाएंगे तो डेल्टा इसका आंसर बनेगा। तो ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट आप देखें जी, डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स एक्स का, 1/sin इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव उसने पूछा हुआ है। तो आपको पता है कि आप इसको क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, -1। याद रखें ये पावर है -1 और ये पावर नहीं है, ये जो माइनस आप देख रहे हैं ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इनवर्स फंक्शन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। अब आपने क्या करना है, अब आप उसका डेरिवेटिव लें। तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, पावर शुरू में ले आएंगे, पावर में से 1 माइनस करेंगे, फिर विदाउट पावर डिफरेंशिएशन करेंगे, सारा प्रोसेस करके डेल्टा इसका आंसर बनेगा। लेकिन याद रखें, मैं फिर बता रहा हूं, गलती नहीं करनी, ये जो -1 है ये पावर नहीं है, ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जी। इफ अ सेट हैज m एलिमेंट, सेट A है उसके अंदर उसने टेस्ट में कहा कि जी m एलिमेंट्स हैं, और सेट B है उसमें उसने कहा जी n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। A क्रॉस B का मतलब क्या होता है, जब आप दो सेट्स की क्रॉस करते हैं इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के उसने आपसे क्या पूछे हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हुए हैं। तो याद रखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है जी, अब आप इसे कर लें। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितने आपके पास m, और ये डॉट मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कितने n, तो m क्रॉस m, m मल्टीप्लाइड बाय n। तो फॉर्मूला जो बना हुआ है वो डेल्टा ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है। अल्फा बीटा चार्ली को देख लें, वो इसमें से नहीं बन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, लिमिट में से आ गया, लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। x को 4 पुट करें, 16 - 16 0, 4 - 4 0। अब 0/0 फॉर्म के ऊपर आपको हमेशा समझाता हूँ कि डेरिवेटिव का ट्रिक अप्लाई कर दें। न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बनेगा 2x, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, लिमिट x गोज टू 4। जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 2 × 4 दैट बिकम्स 8। ऑप्शन में देखें तो बीटा इसका आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जी। अ बॉय आस्क्ड हिज मदर हु इज दैट लेडी, मतलब एक लड़का है उसने अपनी मदर से क्वेश्चन पूछा है किसी लेडी के बारे में कि हु इज दैट लेडी। शी रिप्लाइड, उसकी मदर रिप्लाई कर रही कि शी इज द डॉटर ऑफ माई मदर, यानी वो जो लेडी है वो मेरी मदर की डॉटर है। ठीक है, जब रिलेशन आपने कनेक्ट कर लेना, ये ब्लड रिलेशन जैसे आप पढ़ते हैं आईक्यू में से क्वेश्चन बन जाता है। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द बॉय, आपने देखना है कि वो जो लेडी है उसका इस बॉय के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले तो आप ये देखते हैं ना कि जो बॉय है, बॉय किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, अपनी मदर से क्वेश्चन पूछ रहा है। और वो क्या पूछ रहा है कि हु इज दैट लेडी, वो क्या रिप्लाई करती है, वो ये रिप्लाई करती है कि वो जो लेडी है वो इसकी मदर की जो है वो क्या है, डॉटर है। अब आपने देखना है कि जब इसकी जो मदर है, मदर की जो डॉटर है, वो डॉटर जो है वो इसकी क्या बनेगी, सिस्टर। तो जब आप देखते हैं कि आपको समझ आती है, लॉजिकली समझ आती है कि बेसिकली ये जो लेडी है ये उस बॉय की, बॉय ये है। ठीक है जी, तो उस बॉय की मदर की बेसिकली क्या बनती, सिस्टर। तो अब आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मदर की सिस्टर है बेसिकली वो उस बॉय के साथ, जब आप उसको रिलेट करेंगे रिलेशन बनेगा तो बेसिकली वो क्या है, आंट। अब आप ऑप्शन में देखते हैं कि वो सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, आंट है, चार्ली इसका आंसर बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये वो सारे क्वेश्चन थे जो हमें रिपोर्टेड थे कल के फास्ट के टेस्ट में। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने देखा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डेली बेस के ऊपर जो क्वेश्चन आते जाएंगे इंशाल्लाह मेरे सेशंस के अंदर मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। फास्ट के क्वेश्चन होंगे या नस्ट के हों या GI के हों, वी विल डू दैट। सो आप कनेक्टेड रहें, इन चीज़ों को ज़रूर देख लें और टेस्ट में जाने से पहले यकीनन आपको हेल्प आउट करेंगे। Thank you very much.